हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है ए बराबर, और यहाँ पर दिया गया इसमें एक्स बिलोंग टू जेड, और फिर आगे लिखा है यहाँ पर सच दैट 0, इसके बाद लिखा है इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, फिर आगे लिखा है लेस देन आर इक्वल टू 12। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है, और आगे लिखा है इसमें कि दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, यानी कि आपको यहाँ पर दो संबंध दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है कि ये तुल्यता संबंध हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला जो संबंध दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि r बराबर a कॉमा बी, इसके बाद दिया गया है सच दैट, इसके बाद दिया गया मॉड ऑफ a माइनस बी, यहाँ पर लिखा है, और आगे लिखा है कि ये जो है 4 का गुणज है। इतना यहाँ पर आपको कंडीशन में लिखा है। तो यहाँ पर जो संबंध r दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो है एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध के बारे में पहले ही आपको बताया गया है कि अगर कोई संबंध जो है स्वातुल्य है, इसके अलावा सममित है और संक्रामक है, तभी वो जो है तुल्यता संबंध होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले इसको आप तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए स्वातुल्य बताएंगे। तो अब स्वातुल्य के लिए पहले कंडीशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वातुल्य के लिए कंडीशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है ए बिलोंग टू कैपिटल ए, इस ए का मतलब यहाँ पर इस समुच्चय के अवयव से है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समुच्चय के अवयव कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो x है बिलोंग टू z, और यहाँ पर ये इस x के बारे में कंडीशन लिखी है कि जो ये x है, इसका मान जो है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है x। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो x है, इसका मान या तो 12 से कम होगा या फिर 12 के बराबर होगा, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से यहाँ पर आप इस सेट में अवयव लिखेंगे। यहाँ पर यही बताया गया था जो x का मान है वो 0 के बराबर या फिर इससे बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन में लिखा है कि x का मान जो है वो 12 के बराबर या फिर इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस सेट में अवयव होंगे वो 0 से लेके 12 तक होंगे। तो यहाँ पर ये माना गया कि प्रत्येक a, इस a का मतलब इसके अवयव से है, यानी कि इस a की जगह पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a बिलोंग टू a के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बताएंगे इसके लिए जो है a, बिलोंग टू r। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक a के लिए जो है ये बताया गया कि जो a, है ये इस r में उपस्थित है। और क्यों उपस्थित है इसके लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए जो कंडीशन थी यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर अवयव क्या था a, b, तो उसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर है a, तो a माइनस ए करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 जो है ये 4 का गुणज है, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 4 का गुणज है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा, और 0 जो है यहाँ पर 4 का गुणज है, और अगर ये 4 का गुणज है तो इसका मतलब फिर a, जो है ये r में उपस्थित होगा। r यानी कि यहाँ पर जो संबंध दिया गया, इस संबंध r में फिर a, जो है उपस्थित होगा। a, से मतलब यहाँ पर इस सेट के अवयव से है, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें 0, भी हो सकता है, 1, भी हो सकता है, या फिर 2, भी हो सकता है। इस प्रकार कोई भी अवयव यहाँ पर हो सकता है, यानी कि इस r में यहाँ पर उपस्थित होंगे, बिलोंग टू r। इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 12, 12, इस प्रकार जो है ये संबंध r में उपस्थित है, इसलिए आप बताएंगे कि इसलिए r स्वातुल्य है। तो यहाँ पर r जो है ये स्वातुल्य हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना a, b बिलोंग टू r। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो a, b है वो इस संबंध r में उपस्थित है, ये मान लिया गया। तो अगर ये संबंध r में उपस्थित है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए फिर a
माइनस बी जो है ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा, क्योंकि यही बताया गया था आपको यहाँ पर कि अगर 4 का गुणज है ये मान तभी वो संबंध आर में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि ए कॉमा बी जो है आर में उपस्थित है। अगर ये आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब फिर ये जो है यहाँ पर 4 का गुणज होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 4 का गुणज है तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी, इस प्रकार से। और मॉड का मतलब हमेशा याद रखिएगा, अगर उसके अंदर संख्या प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उसका मान हमेशा प्लस में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर ए माइनस बी प्लस में लिखा हो या फिर माइनस में भी लिख सकते हैं। और चाहे तो ध्यान दीजिए, अगर इस माइनस का हम लोग अंदर गुणा कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि बी माइनस ए। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये 4 का गुणज है तो इसका मतलब ये भी 4 का गुणज होगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 4 का गुणज है। तो अगर ये 4 का गुणज है b माइनस ए, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि b कॉमा ए बिलोंग टू आर, क्योंकि b माइनस ए जो है 4 का गुणज है। तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ b माइनस ए दिया गया है, अगर ये 4 का गुणज है तो इसका मतलब फिर b कॉमा ए जो है इस r में उपस्थित होगा। तो वही लिखा गया है b कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही माना था कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, और यहाँ पर आ गया b कॉमा ए बिलोंग टू आर। और आपको सममित की कंडीशन यही बताई गई कि अगर a कॉमा बी है संबंध में तो वहाँ पर b कॉमा ए भी होना चाहिए, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसलिए r सममित है। तो r यहाँ पर अब सममित हो गया। अब इसके बाद संक्रामक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग फिर मान लेते हैं कि अब माना, ध्यान दीजिए इस बार ये मान लिया जाता है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर। ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, और इसके अलावा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, यानी कि ये मान लिया गया कि ए कॉमा बी जो है इस संबंध आर में है, इसके अलावा बी कॉमा सी भी संबंध आर में है। तो अगर ये संबंध आर में है तो इसका मतलब यहाँ पर बता सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है 4 का गुणज है तथा मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है 4 का गुणज है, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पहले ही मान लिया गया कि ये संबंध आर में उपस्थित है, और अगर ये संबंध आर में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है 4 का गुणज होगा। और इसके अलावा बी माइनस सी यहाँ पर आर में उपस्थित था, तो इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी भी जो है 4 का गुणज होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि जो ए माइनस सी है यहाँ पर ये जो है 4 का गुणज है या नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है ए माइनस सी, ए और माइनस सी, इसमें यहाँ पर हम लोग एक b घटा देंगे और एक b जो है जोड़ देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये a माइनस बी और इसके अलावा b माइनस सी। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में पहले ही बताया गया कि ये 4 का गुणज है, b माइनस सी ये भी 4 का गुणज है। तो इसका मतलब इन दोनों का योग जो होगा ये भी 4 का गुणज होगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो कि 4 का गुणज है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर a माइनस सी यहाँ पर 4 का गुणज है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस सी भी जो है 4 का गुणज होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस सी 4 का गुणज है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं इसमें कि ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए कॉमा सी जो है वो संबंध आर में फिर उपस्थित होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए कॉमा बी जो है संबंध आर में है, इसके अलावा बी कॉमा सी भी संबंध आर में है, और हम लोगों ने ज्ञात किया कि ए कॉमा सी भी जो है संबंध आर में है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि R जो है वो संक्रामक है, यानी कि आप लिखेंगे कि इसलिए R संक्रामक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संबंध R है ये स्वातुल्य है, इसके अलावा सममित है और संक्रामक भी है। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सिद्ध करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पर एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक से संबंधित अवयव। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे। एक से संबंधित अवयव यहाँ पर एक तो 1 होगा, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 होगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो है 9 होगा। तो एक से संबंधित अवयव यहाँ पर 1, 5 और 9 होंगे।
क्यों होंगे इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्योंकि, यानी कि ये यहाँ पर जो है एक से क्यों संबंधित है, इसके लिए ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि मॉड ऑफ 1 - 1, यानी कि अगर आप इतना करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जो है ये 4 का गुणज होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो कि 4 का गुणज है, इसलिए यहाँ पर जो है ये इससे संबंधित है। इसके अलावा ध्यान दीजिए 5 लिया गया है, अगर यहाँ पर हम लोग 5 - 1 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 आया है, तो ये भी यहाँ पर 4 का जो है गुणज होगा, इसलिए यहाँ पर ये 1 से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर लिया गया 9। अब ध्यान दीजिए अगर हम लोग 9 - 5 करेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा, 4, और 4 आया तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर 4 का जो है गुणज है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इससे संबंधित अवयव ज्ञात करेंगे। और इसके अलावा जो इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन था जिसमें आपको संबंध दिया गया था r बराबर a, b सच दैट a बराबर b, इतना आपको दिया गया था। तो इससे आप लोग यहाँ पर जो है स्वयं सिद्ध करेंगे। इसमें आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कोई समस्या होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, यानी कि यहाँ पर अब की बार आपको संबंध खुद बताना है। तो वही इसमें कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ध्यान दीजिए पहले में लिखा है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो ना संक्रामक हो। इसके लिए पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख लीजिए स्वातुल्य, इसके अलावा हो जाएगा सममित, और फिर यहाँ पर हो जाएगा संक्रामक। तो पहले वाली कंडीशन में आपको ये बताया गया है कि जो संबंध है वो सममित हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो और ना संक्रामक हो, यानी कि ना तो स्वातुल्य हो ना तो संक्रामक हो, लेकिन सममित होना चाहिए, ऐसे संबंध को बताना है। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरे में लिखा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो ना सम्मित हो। इस बार जो है संक्रामक होना चाहिए लेकिन ना तो सम्मित हो और ना ही स्वातुल्य हो। इसके अलावा ध्यान दीजिए तीसरा लिखा है कि स्वातुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन में बताया गया कि स्वातुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि स्वातुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। अब ध्यान दीजिए चौथे में बताया गया है कि स्वातुल्य हो, इसके अलावा संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। फिर इसके बाद जो पांचवी कंडीशन है उसमें यहाँ पर लिखा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो, यानी कि सम्मित हो और संक्रामक हो किंतु स्वातुल्य ना हो। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 5 अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं और इनके लिए यहाँ पर आपको संबंध खुद बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे संबंध के उदाहरण देना है जिनमें ये कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाए। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कि माना एक सेट यानी कि एक समुच्चय आपको दिया गया है जिसमें आपको अवयव दिए गए 1 2 3, ये मान लिया गया है कि यहाँ पर एक समुच्चय यानी कि सेट दिया गया है 1 2 3, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 5 संबंध बताने हैं। तो सबसे पहला संबंध ध्यान दीजिए R1, यानी कि पहला वाला संबंध है, ध्यान दीजिए। तो पहले वाले में आपको ऐसा संबंध बताना है जो कि स्वातुल्य ना हो और ना ही संक्रामक हो लेकिन सममित होना चाहिए। तो पहले कंडीशन आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए स्वातुल्य की कंडीशन क्या होती है, स्वातुल्य, इसके अलावा सममित, और इसके अलावा होता है संक्रामक। तो स्वातुल्य के लिए कंडीशन आपको बताई गई है कि A, बिलोंग टू R, यानी कि A, जो है संबंध R में उपस्थित होना चाहिए, जहां पर आप बता सकते हैं कि फॉर ऑल A जो है बिलोंग टू A। इसके अलावा सम्मित की कंडीशन है कि A, B बिलोंग टू R, तो फिर वहां पर जो है B, A जो है बिलोंग करना चाहिए R के साथ। और जहां पर आप बता सकते हैं इसमें कि A, B जो है बिलोंग टू A, यानी कि सेट। इसके अलावा संक्रामक की कंडीशन है कि A, B बिलोंग टू R, और इसके अलावा B, C बिलोंग टू R, तो फिर वहां पर जो है A, C बिलोंग टू R होना चाहिए, जहां पर आप बता सकते हैं फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू A। तो ये यहाँ पर कंडीशन होती हैं। तो इन कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिए, पहले में बताना है आपको सम्मित, ना तो स्वातुल्य होना चाहिए ना ही संक्रामक। तो सम्मित का मतलब अगर A, B है तो वहाँ पर B, A भी होना चाहिए।
इसका मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दें संबंध में, ध्यान दीजिए 1,2 और दूसरा लिख देते हैं 2,1। तो अब ये संबंध जो है यहाँ पर सम्मित हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1,2 भी है और 2,1 भी है। लेकिन ध्यान दीजिए स्वातुल्य नहीं होगा। स्वातुल्य का मतलब a, a का मतलब ना तो इसमें 1,1 है और ना ही 2,2 है, इसका मतलब ये स्वातुल्य नहीं है। और इसके अलावा ध्यान दीजिए संक्रामक का मतलब अगर a, b और b, c है तो यहाँ पर a, c भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए a, b और b, c है तो यहाँ पर जो है a, c नहीं है। तो ये संबंध जो है सम्मित है लेकिन स्वातुल्य और संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा वाला अब यहाँ पर, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं R2। तो अब दूसरे वाले में ये बताया गया है कि जो संबंध है वो स्वातुल्य नहीं होना चाहिए, सममित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संक्रामक होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए 1,2 इस प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा लिखेंगे 2,3 और यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1,3। तो ये संबंध जो है संक्रामक होगा लेकिन ना तो स्वातुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके अनुसार a, b बिलोंग टू r, तो इसका मतलब ये a है और ये b है, ये इस r में है। फिर लिखा है b, c बिलोंग टू r, तो ये आपका b है और ये c है। तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर a, c बिलोंग टू r। तो ध्यान दीजिए a ये हो जाएगा आपका, c ये हो जाएगा। तो इसका मतलब a, b भी r में है, b, c भी r में है और a, c भी इस r में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा संक्रामक। तो ये यहाँ पर संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। सममित का मतलब a, b अगर है तो b, a भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है, 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। इसके अलावा स्वातुल्य के लिए ध्यान दीजिए ना तो इसमें 1,1 है, ना ही 2,2 है और ना ही 3,3 है। तो इसका मतलब ये ना तो स्वातुल्य है ना ही सम्मित है, ये केवल यहाँ पर क्या है संक्रामक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरे में यहाँ पर लोग लिख लेते हैं R3। तीसरे की कंडीशन ये है कि जो संबंध है वो स्वातुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। अब स्वातुल्य के लिए ध्यान दीजिए a, बिलोंग टू r, इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके लिए कि 1,1। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2,2 और इसके अलावा 3,3। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये संबंध जो है यहाँ पर स्वातुल्य हो जाएगा। लेकिन सम्मित के लिए ध्यान दीजिए, सम्मित के लिए बताया गया कि अगर a, b है तो b, a भी वहां पर होना चाहिए। और इसमें कोई कंडीशन और भी बताई गई थी, अगर यहाँ पर a बराबर b है यानी कि दोनों अवयव बराबर हैं तो फिर वहां पर जो है ये जो है प्रतिसम्मित होता है। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग घुमा के भी लिख दें यानी कि 1,1 लिखा है, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 1,1 तब भी उतना ही आएगा। 2,2 लिखा है तो 2,2 कर दीजिए तब भी वही आएगा। यानी कि ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो a, b लिखेंगे तब भी 1,1 आएगा और b, a लिखेंगे तब भी कितना आएगा 1,1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये a है और ये b है तो अभी a, b यानी कि 2,2। अगर आप इसे b, a करेंगे तब भी ये 2,2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये स्वातुल्य भी है और सममित भी है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर a, b और b, c है तो वहां पर फिर a, c भी होना चाहिए और यहाँ पर जो है a, c का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये संबंध जो है स्वातुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चौथी कंडीशन, तो यहाँ पर संबंध लिखेंगे R4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें ये बताया गया कि जो संबंध है ये स्वातुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, यानी कि उस संबंध में a, b और b, a नहीं होना चाहिए। और स्वातुल्य का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये संबंध क्या होगा यहाँ पर स्वतुल्य होगा क्योंकि a, बिलोंग टू r होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य होगा। अब ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए क्या बताया गया कि अगर a, b और b, c है तो वहां पर a, c भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, फिर अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए
यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें कि 1,2 और 2,3, इसके अलावा फिर इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर 1,3। अगर ऐसा होगा तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर आपका A और ये B, फिर ये यहाँ पर B और ये C। तो अब ध्यान दीजिए A, B, B, C। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 यानी कि क्या है, ये आपका A, यहाँ पर 3 यानी कि C। तो अब ध्यान दीजिए इस संबंध R में जो है यहाँ पर A, B भी है, B, C भी है और A, C भी है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, संक्रामक है। और स्वातुल्य के लिए पहले ही बता दिया गया कि 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो संबंध होगा ये स्वातुल्य और संक्रामक होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कंडीशन नंबर 5 यानी कि यहाँ संबंध नंबर 5, इसमें बताया गया कि जो संबंध है वो स्वातुल्य नहीं है लेकिन सम्मित और संक्रामक है। तो स्वातुल्य का मतलब उसमें A बिलोंग टू R यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्वातुल्य नहीं होगा। लेकिन सम्मित के लिए क्या है कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। यानी कि अगर इसमें 1,2 है तो फिर यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1,2 और 2,1 है तो ये सम्मित हो गया। लेकिन संक्रामक के लिए क्या बताया गया कि अगर A, B और B, C है तो फिर वहां पर A, C भी होना चाहिए। तो A, C का मतलब ध्यान दीजिए, अगर इसे हम लोग मान ले A, इसको मान ले B, यहाँ पर मान लिया जाए B और इसको मान लिया जाए C, तो फिर इसका मतलब A और C का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1,1। अगर ऐसा संबंध दिया जाएगा तो ये जो संबंध होगा ये यहाँ पर सम्मित और संक्रामक होगा लेकिन स्वातुल्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है संबंध के उदाहरण बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ध्यान दीजिए किसी समतल में जो बिंदु दिए गए उसका समुच्चय दिया गया और उसमें लिखा है संबंध, यहाँ पर ध्यान दीजिए R बराबर, इसमें दिया गया यहाँ पर P, Q और इसके आगे लिखा है सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, और फिर आगे इसी में दिया गया है यहाँ पर कॉमा लगा के कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो ये संबंध यहाँ पर जो है आपको दिया गया है और इसमें लिखा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R जो है एक तुल्यता संबंध है। और फिर उसके आगे भी इसमें लिखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो है इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर तुल्यता संबंध ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन को यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय आपको दिया गया है और उसमें संबंध लिखा है कि बिंदु P की जो है मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ध्यान दीजिए, अगर आप इसे चित्र के माध्यम से समझें, जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक समतल दिया गया है, ये आपका मूल बिंदु है और यहाँ पर कोई बिंदु P दिया गया है और इसके अलावा एक बिंदु दिया गया है इसमें Q। तो यहाँ पर पहले इसमें ध्यान दीजिए ये लिखा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि जो बिंदु P है इसकी मूल बिंदु से दूरी ये हुई, इसके अलावा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये दोनों दूरियां जो है आपस में बराबर हैं। तो ये संबंध दिया गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है P, P बिलोंग टू R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो P, P है वो R में उपस्थित होगा। क्यों उपस्थित होगा, ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो P है इसकी मूल बिंदु से दूरी वो Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहाँ पर जो बिंदु P है यानी कि इस बिंदु P की जो है मूल बिंदु से दूरी जो है बिंदु P की मूल बिंदु के दूरी के समान होगी। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें, क्योंकि ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है सेम इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है बिंदु Q,
लेकिन यहाँ पर अब आपको प्रयोग करना है बिंदु P, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है P, P बिलोंग टू R, यानी कि जो P है इसकी मूल बिंदु से दूरी जो है वो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी, यानी कि स्वयं के तो बराबर होगी ही। तो वही यहाँ पर लिखना है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि ये वाली दूरी जो है स्वयं के बराबर तो होगी ही। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के समान है, यानी कि P, P जो है बिलोंग टू R। और अगर P, P R में उपस्थित है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए R जो है स्वातुल्य है, यानी कि R यहाँ पर जो है स्वातुल्य है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना P, Q बिलोंग टू R, यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि जो P, Q है वो इस R में उपस्थित है, तो अगर ये R में उपस्थित है तो इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि ये माना गया था कि P, Q जो है R में उपस्थित है, और ये R में तभी उपस्थित हो सकता था जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान हो, यानी कि ये वाली दूरी इसके बराबर हो। तो ध्यान दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पर ये बोलें कि ये दूरी इसके बराबर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये वाली दूरी इसके बराबर है। तो अगर यहाँ पर P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको ये बता दिया जाए कि ये दूरी इसके बराबर है, तो इसका मतलब फिर ये दूरी भी तो इसके बराबर होगी। तो वही यहाँ पर P की जो है Q से दूरी बराबर बताई गई थी, तो यहाँ पर लिख दिया गया Q की जो है वो P से दूरी बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर बिंदु Q की जो है मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के समान है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि Q, P बिलोंग टू R। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर P, Q जो है R में उपस्थित है, इसके अलावा Q, P भी R में उपस्थित है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए R जो है सममित है, यानी कि R जो होगा वो फिर सममित हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, संक्रामक के लिए यहाँ पर हम लोग फिर मान लेते हैं कि माना P, Q बिलोंग टू R, यानी कि ये मान लिया गया कि P, Q जो है R में उपस्थित है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर कि Q, S बिलोंग टू R, ये भी मान लिया गया है। तो यहाँ पर जो है P, Q इस R में उपस्थित है, इसके अलावा Q, S जो है इस R में उपस्थित है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर P, Q अगर R में है तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे अब कि बिंदु, यहाँ पर आपको इसमें लिखना है बिंदु, सेम इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है P, Q R में था और यहाँ पर भी P, Q जो है R में उपस्थित है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे आप बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है तथा, अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने P की जो है मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए Q, S जो है R में उपस्थित है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर बताएंगे कि तथा यहाँ पर Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया कि जो P की मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। इसके अलावा जो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी है
वो बिंदु यस के बराबर है। तो यहाँ पर P जो है वो Q के बराबर था और यहाँ पर Q जो है यस के बराबर है। तो इसका मतलब P का मान फिर किसके बराबर होगा? यस के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर कि P की मूल बिंदु से दूरी जो है फिर वो आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदु यस की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहीं पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि P, Q जो है R में उपस्थित है और अगर P, Q R में है तो इसका मतलब P की मूल बिंदु से जो दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। इसके अलावा आपको बताया गया कि Q, S भी R में है, तो वही लिखा गया था कि तथा Q की मूल बिंदु से दूरी जो है वो बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहाँ पर जो है P की दूरी Q के बराबर थी, इसके अलावा Q की दूरी S के बराबर थी, तो इसका मतलब P की दूरी फिर किसके बराबर होगी? S के। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो S की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि P, S बिलोंग टू R। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर P, Q R में है, Q, S R में है, तो यहाँ पर P, S भी R में है। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं इसलिए R संक्रामक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संबंध R जो था स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर तीनों कंडीशन यहाँ पर आ गई हैं तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, इसके बाद इसमें एक और कंडीशन दी गई थी, फिर उसे सॉल्व करना है आपको। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसी में आगे दिया गया था यहाँ पर कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, ध्यान दीजिए इसमें लिखा है बिंदु P इज नॉट इक्वल 0,0। बिंदु P जो है इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। यानी कि जैसे कि अभी आपको यहाँ पर एक समतल बताया गया था इस प्रकार से, जिसमें आपको बता दिया गया था ये मूल बिंदु है, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया था बिंदु P। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है इस समतल में वो बिंदुओं का समुच्चय दिया गया। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि P से संबंधित, यानी कि इस P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका कि केंद्र जो है मूल बिंदु है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि P इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बताएंगे इसमें से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय, इस प्रकार से लिखेंगे, समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना P मूल बिंदु से दूर है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप किस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो P यानी कि जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में, इससे संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना P जो है मूल बिंदु से दूर है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये आपको मूल बिंदु दिया गया, इसको हम लोग मान लें O, यानी कि 0,0। इसका मतलब ये है कि ये मूल बिंदु है आपका, लेकिन P जो है वो मूल बिंदु नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि P इज नॉट इक्वल 0,0, यानी कि P जो है ये मूल बिंदु नहीं है। तो मूल बिंदु अगर आपका ये है 0,0 और ये P है, तो अगर यहाँ पर P से लेके इस O की दूरी, यानी कि यदि OP बराबर K, ध्यान दीजिए, अगर इस मूल बिंदु से इस P की दूरी यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया K, तो इस समुच्चय में जितने बिंदु हैं
उन सभी की दूरी जो है मूल बिंदु से कितनी होगी, के होगी, यानी कि समुच्चय में जितने भी बिंदु होंगे उन सभी की दूरी मूल बिंदु से जो होगी वो के होगी, यानी कि इसकी भी दूरी के होगी, इस बिंदु की दूरी भी के होगी, इसकी भी दूरी के होगी और इसकी भी दूरी के होगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया था कि P से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं, यानी कि मूल बिंदु से जो है उतनी ही दूरी पर हैं जितना P जो है मूल बिंदु से दूर है, यानी कि इन सभी की दूरी समान है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस P से होकर जाने वाले वृत्त की रचना करें इस प्रकार, तो इसकी रचना करने पर इसका केंद्र जो होगा ये एक मूल बिंदु होगा। तो वही यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा था कि P इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है वो P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका कि केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो यही लाइन अब आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना। आप इसमें बताएंगे कि अतः बिंदु P इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका कि केंद्र जो है मूल बिंदु है। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।